हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में मैं अनिल नायक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है परियोजना संगठन। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, आप ये बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं संगठन के बारे में। तो संगठन, यदि हम एक कंपनी के रूप में बात करें तो संगठन हर क्षेत्र में होता है। यदि हम एक कंपनी का रूप ले लें तो एक कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं। यदि उसका परचेज डिपार्टमेंट अलग होता है, उसका सेल्स डिपार्टमेंट अलग होता है। यदि मैं आपको एक शॉर्ट में समझाना चाहूँ तो परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, उसके बाद में अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी बोल सकते हैं, लेखा विभाग इसको बोलते हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो इस तरीके से ये अलग अलग संगठन हो सकते हैं। ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संगठन का ये रूप है। प्रोडक्शन में इनके नीचे कोई और काम करते हैं, इनके नीचे कितने लोग काम कर रहे हैं उनकी बात कर लेते हैं। सब पे एक एक अधिकारी होता है। इन सभी का एक एक बड़ा अधिकारी है, ये मान लीजिए। उन सभी पे एक है जो बड़ा अधिकारी होता है, इसको चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में भी समझ सकते हैं, या मैनेजर है जो मुख्य मेन मैनेजर के रूप में भी इसको समझ सकते हैं। इन सभी में अलग अलग कर्मचारी होते हैं, ठीक है। उनका भी एक बॉस होता है जो यहाँ है। अब कर्मचारियों पे भी कुछ सीनियर कर्मचारी होते हैं। तो इस तरीके से इन सभी पे और हम निकालें यूँ टॉपिक तो मिला करके और इधर नीचे लेके चले जाएं सभी डिपार्टमेंट में। इस तरीके से लेबर की बात कर ले, सबसे जो नीचे कैटेगरी या लेबर या जो चपड़ासी मान लीजिए, पियोन वगैरह होता है, वहाँ से लेकर के एक मैनेजर के बीच में जितना भी ये वर्कर दिख रहा है, ठीक है, तो ये काल्पनिक होता है। इसको अभिकल्पित भी बोलते हैं। तो ये अलग अलग संस्थाओं में अलग अलग तरीके से होता है। लेकिन इनका जो ये कि सिस्टम है कि लेबर्स या पियोन से लेकर के जो मैनेजर के बीच में जितनी कड़ियाँ हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के वर्कर है और है, इन सभी को हम एक संगठन के रूप में समझते हैं। और ये एक अभिकल्पित होता है, यानी एक एज ए कल्पना के रूप में इसको बनाया जाता है। तो इस तरीके से हम एक संगठन को समझ सकते हैं। नॉर्मली हम बात करते हैं परियोजना संगठन के बारे में। तो परियोजना जब भी आपको स्टार्ट करोगे, नया कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे, तो वहाँ भी आपको इसी तरीके से एक संगठन का निर्माण करना होगा। क्योंकि बिना संगठन के आप किसी को अधिकार, उत्तरदायित्व, कर्तव्य वगैरह आप नहीं बता सकते या नहीं दे सकते उनको। तो इसलिए इसके लिए ज़रूरी होता है कि किसी संगठन का होना ज़रूरी है। क्योंकि आप एक संगठन बनाओगे, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड लेंगे, उन डिपार्टमेंट अलग अलग कर्मचारी है, उन पे कुछ बॉस बनाओगे और इस तरीके से इनको सभी को कंट्रोल करने वाला एक मेन है जो मुख्य आदमी है, वो सभी पे नियंत्रण रखते हुए अपना जो भी लक्ष्य रखा है, जितना भी, इसे प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन का, या कोई और अन्य भी प्रोजेक्ट ले सकते हैं और अन्य भी चीज़ ले सकते हैं इसमें। लेकिन हम प्रोडक्शन की बात करें तो सभी का एक ही लक्ष्य है, बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन करके सेल करके पैसे कमाना। तो वो सारा एक सिस्टम हमारा जो है वो सारा प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल होता है और काम भी आता है सारा। तो संगठन में हम समझ चुके हैं कि इनमें बहुत सारे लोग होते हैं, अलग अलग पदाधिकारी होते हैं और मिलकर के जो संस्था के लक्ष्य है उनको प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। तो ऑल ओवर संगठन के अंतर्गत यही होता है। अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों के द्वारा जो संस्था का मुख्य अधिकारी होता है, संस्था के सोचे समझे जो लक्ष्य है उनको प्राप्त करने की ओर अग्रसर होते हैं या भागते हैं उनके पीछे, यानी लक्ष्यों के पीछे भागने का प्रयास करते हैं, उनको पकड़ने या उनको अचीव करने का प्रयास करते हैं। तो ये है संगठन परियोजना का। और हम इसकी बात करें तो इसकी कुछ विशेषताओं की बात कर लेते हैं कि संगठन की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो वो निम्न है। तो बात करी जाए इनकी विशेषताओं की, तो किसी परियोजना संगठन की सबसे पहली विशेषता है आदेश की एकता।
आदेश किसी भी संगठन में एक ही व्यक्ति के द्वारा आदेशित किए जाने चाहिए या पारित किए जाने चाहिए या आगे भेजे जाने चाहिए। यदि एक से अधिक व्यक्ति यदि आदेश देते हैं तो कहीं न कहीं वो मुश्किल भरा फैसला होता है और मुश्किल भरा समझने वाला ये टॉपिक होता है। क्योंकि एक सपोज कीजिए एक मैनेजर है, ठीक है, आदेश उसी के द्वारा सारे पारित किए जाते हैं, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट पे ये मान लेते हैं यहाँ मैनेजर है, यहाँ अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, यहाँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, यहाँ सेल्स डिपार्टमेंट है। अब तीनों डिपार्टमेंट में एक ही व्यक्ति के द्वारा आदेश दिया जा रहा है, तब तक ठीक है, तीनों एक ही आदमी की बात मानेंगे। लेकिन यदि यहाँ पे मैनेजर की जगह यदि 2 आदमी हो जाए तो वो फिर असमंजस की स्थिति हो जाती है कि अकाउंट वाला सोचेगा किसकी बात मानूं। यदि 2 जने आदेश देंगे तो कहीं न कहीं जाकर के वो प्रॉब्लम वाला मैटर हो जाता है। इस तरीके से तो इसलिए आदेश हमेशा क्या होने चाहिए, एक ही व्यक्ति के द्वारा होने चाहिए और एक ही आदेश के द्वारा सभी काम है जो निष्पादित किए जाने चाहिए। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आदेश की एक रूपता होनी ज़रूरी होती है, जिससे कि भ्रम की स्थिति से बचा जा सके कि किसके आदेश की पालना करें। यदि एक आदेश होगा तो सोच विचार करने की ज़रूरत ही नहीं है, वैसा ही हमें काम करना होता है। तो ये आदेश की एकता टॉपिक। उसके बाद में है नियंत्रण क्षेत्र सीमित हो। अब ये एक दूसरा टॉपिक हमारा कि जो भी कर्मचारी है उनको जो नियंत्रण क्षेत्र है जहाँ वो वर्क कर रहे हैं वो एक लिमिट में होना चाहिए, ठीक है, न तो वो कहीं ज़्यादा बड़ा क्षेत्र होना चाहिए और न ही कहीं ज़्यादा छोटा होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड साइज का जो क्षेत्र है उसका होना चाहिए। यदि एक बात करें व्यक्ति की कि वो 3 आदमियों को संभाल सकता है, 3 व्यक्तियों से आराम से काम करवा सकता है, तो उसको 3 आदमियों के ऊपर अधिकारी बनाया जाना चाहिए। यदि एक आदमी ऐसा है कि वो 20 आदमी, उसका एक्सपीरियंस है कि वो 20 आदमियों से आराम से काम करवा सकता है अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ में, तो उसको 20 अधिकारियों तक दिया जाना चाहिए। तो यही है कि जो व्यक्ति जितना एक्सपीरियंस लिया हुआ है और जितना वो वर्क का एक्सपीरियंस उसका होगा उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा सारा का सारा। तो इसलिए ज़रूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके नियंत्रण के अकॉर्डिंग ही क्या दिया जाना चाहिए, कार्य दिया जाना चाहिए। तो न तो ज़्यादा उससे कम दिया जाएगा तो प्रोडक्शन कम होगा हमारा कहीं ना कहीं, यदि ज़्यादा दे दिया जाएगा तो उससे संभलेगा नहीं, तो वो भी कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो इसलिए जितनी उसकी पीछे के एक्सपीरियंस के हिसाब से जितनी उसकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग ही उसको नियंत्रण का क्षेत्र दिया जाना चाहिए, न कहीं ज़्यादा न कहीं कम, एवरेज साइज जो वो पीछे से जिसका जैसा एक्सपीरियंस रहा हो वैसा ही। उसके बाद में बात करें, तीसरा पॉइंट हमारा अंतर संबंधित कार्य, यानी सारे कार्य है एक समूह में किए जाने चाहिए, वो एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। यदि एक व्यक्ति कहीं काम कर रहा है, एक कहीं काम कर रहा है, एक कहीं काम कर रहा है, तो उनके कार्यों का सही है जो अच्छा डिसीजन नहीं आ पाएगा उनके द्वारा। तो इसलिए काम हमेशा किस में होने चाहिए, समूह में होने चाहिए। समूह में किए गए कार्य है बहुत ही अच्छे और प्रगतिशील कार्य होते हैं। तो इसलिए जब परियोजना संगठन की बात करते हैं तो इसमें क्या होना चाहिए, कार्य है जो समूह में होना जरूरी है। तो हमारा ये जो पॉइंट है अंतर संबंधित कार्य, इसी को इंगित करता है कि हमारे जो कार्य है एक संगठन के अंतर्गत वो किस में होना चाहिए, एक समूह में होने चाहिए। तो समूह में कार्य होना जरूरी है, कार्य के लिए प्रगति के लिए अच्छा होता है ये। उसके बाद में बात करें स्पष्ट अधिकार रेखाएं। जब भी किसी व्यक्ति को कार्य दिया जाता है तो उसको अधिकार सुस्पष्ट तरीके से समझा दिए जाने चाहिए, इवन उसको लिखित में देने चाहिए कि आपके ये अधिकार है, इन अधिकारों से न तो आप आगे जाएंगे और न इन अधिकारों से पीछे मुड़ेंगे। तो आपके अधिकारों के अकॉर्डिंग ही आप क्या करोगे, कार्य करोगे। यदि आप अधिकारों से ज़्यादा करोगे तो आपके लिए ठीक नहीं है, अधिकारों से कम करोगे तो भी आपके लिए ठीक नहीं है। तो जितने आपको अधिकार दिए जाते हैं सुस्पष्ट तरीके से उनको लिखित में दे देना चाहिए कर्मचारी को, जिसको भी इसके अधिकार देने हैं, जिससे कि वो अपने फ्री माइंड होकर के जितना उसको अधिकार मिला उसके अंडर में वो रह करके कार्य करे, तो कहीं ना कहीं वो कार्य बहुत ही अच्छा प्रोडक्टिव कार्य होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि स्पष्ट अधिकार रेखाएं बताई जाए, यानी इतना आपका अधिकार क्षेत्र, इसके अंदर आप काम करोगे। इसी प्रकार से स्पष्ट उत्तरदायित्व है, तो उत्तरदायित्व भी किसी व्यक्ति को जितना दिया जाना चाहिए वो भी उसको स्पष्ट तरीके से बता देना चाहिए। स्पष्ट की बात करें तो उसको ये बता देना चाहिए कि आपका उत्तरदायित्व इतने तक ही सीमित है, इससे आप ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, तो इससे कम में भी काम नहीं चलेगा। तो इसलिए जितना उत्तरदायित्व दिया जाता है उतना तो कम से कम उसको करना ही पड़ेगा।
करेगा। यदि कुछ लोगों को जैसे 10 आदमी मिलकर के, ठीक है, कि जैसे मान लो कोई बिल्डिंग निर्माण का कार्य चल रहा है कहीं कि एक दीवार बनानी है आपको, 10 आदमी मिलकर के, तो एक बड़ी जितना उसको एक टारगेट दिया गया है उतना वो कंप्लीट होना चाहिए। तो इसी तरीके से यदि शाम तक कंप्लीट नहीं होता है यदि, तो आप क्या करोगे, आपको टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, तो आप जानो अपना काम जानो, जल्दी करते हो या थोड़ा लेट करते हो उससे कोई फर्क पड़ना, लेकिन आपका उत्तरदायित्व इतना है कि आपको 10 जनों को मिलकर के आज ये दीवार खड़ी करनी है। तो इस तरीके से वो भी निश्चित हो जाते हैं, आराम से अपना काम करेंगे अब सभी। तो इसलिए उत्तरदायित्व का जो स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। इवन लिखित में दिए जाने चाहिए उत्तरदायित्व भी, और साइन करवा लेने चाहिए जितने भी जिन भी अधिकारियों को ये उत्तरदायित्व सौंपे जाते हैं, कर्मचारियों को उत्तरदायित्व सौंपे जाते हैं। तो इसलिए उत्तरदायित्वों का स्पष्ट होना बहुत आवश्यक होता है। किसी भी संगठन का सुदृढ़ता में अधिकार एवं उत्तरदायित्वों का बड़ा रोल होता है। ये सुस्पष्ट और लिखित में हो वो उतना ही अच्छा माना जाता है। अधिकार एवं उत्तरदायित्वों में समानता, जितने आपको अधिकार दिए गए लगभग उतने ही उनको क्या दिए जाए, उत्तरदायित्व भी दिए जाने चाहिए। लगभग इनमें समानता होगी, इसमें कमी या वृद्धि नहीं होगी तो कुछ अच्छा माना जाता है। तो इसलिए हमेशा संगठन की एक अग्रेसिव सोच के लिए या इसको आगे बढ़ने वाली सोच के लिए यदि बात करें तो अधिकार एवं उत्तरदायित्वों का क्या है, समानता आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद में यदि बात करी जाए, कर्मचारियों को संसाधन उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। जितने संसाधनों की उनको आवश्यकता है, चाहे वो मशीनरी संसाधन हो, चाहे वो किसी अन्य प्रकार के संसाधन हो, चाहे पूंजी से संबंधित संसाधन हो, तो जितने औजार की बात करें या किसी भी संसाधन की बात कर लेते हैं, जितने उनको संसाधन की आवश्यकता है वो समय पे उनको क्या है, दिए जाने जरूरी होते हैं। इसके अलावा मार्गदर्शन, यदि कर्मचारियों को कहीं यदि भटकाव नज़र आ रहा है, किसी प्रकार से कार्य में कमी नज़र आ रही है या उनका मनोबल गिर गया है, तो उनको समय समय पे सभी कर्मचारियों को संगठन का जो अधिकारी है उसके द्वारा क्या दिए जाने चाहिए, मार्गदर्शन दिए जाने जरूरी होता है, जिससे कि वो जो लक्ष्य दे रखे हैं उनमें अपना मार्ग प्रशस्त करते हुए उनको प्राप्त करें। तो मार्गदर्शन जरूरी होता है समय समय पे। यदि मार्गदर्शन एज ए ट्रेनिंग के रूप में इसके समझ सकते हैं कि यदि कई बार बहुत सारे ऐसे कर्मचारी होते हैं उनको क्या है, एक बार अपने काम की रफ्तार तो पकड़ लेते हैं बट बीच में क्या हो जाते हैं, वो उनकी रफ्तार क्या स्लो हो जाती है। तो उस स्लो रफ्तार को वापस से उसी ट्रैक में, ठीक है, स्पीड से काम में बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि संगठन के उच्च अधिकारियों के द्वारा प्रेषित किए जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट इसी में चल रहा है वो है सहायता। तो समय समय पे जिस किसी भी प्रकार की कर्मचारियों को यदि सहायता की आवश्यकता है, किसी भी प्रकार की, चाहे उनको वो जो कार्य से संबंधित हो या किसी अपने संगठन से संबंधित हो या उनकी छोटी मोटी कोई पर्सनल यदि हेल्प करनी हो, तो उसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि वो संस्था के आपके ही कर्मचारी है। तो इस तरीके से यदि आप सभी प्रकार की चीज़ों का ध्यान रखते हुए यदि हम कार्य करते हैं, यदि संस्था कार्य करती है, तो जो संगठन का जो स्वरूप है वो शानदार तरीके से बना रहता है और एक संगठन है जो अपनी जो सोची समझे जो लक्ष्य थे उन सभी को वो आसानी से प्राप्त करने में सफल हो जाता है। तो संगठन की सफलता के लिए उसमें ये कुछ विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं को लगभग पूरा कंप्लीट किया जाना जरूरी होता है और ये ज़रूरी भी होता है किसी भी संगठन को सुदृढ़ और प्रगतिशील संगठन बनाने के लिए। तो इसलिए संगठन को आगे बढ़ाने के लिए इनकी विशेषताओं का पालन किया जाना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।